मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी आज से लगभग 2 महीने सिर्फ उतने ही दिनों के मेहमान हैं, क्योंकि बिहार का एक चुनाव पूरा दिल्ली का पावर गेम बदल सकता है। अगर ये सच हुआ तो मोदी जी ये करते नजर आएंगे। फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो चलिए जानते हैं इस राजनीति के बारे में कि मोदी सरकार कैसे डूबने वाली है। 19 अप्रैल 2024 से लोकसभा इलेक्शन शुरू हुए। Coming to the general elections to the Lok Sabha. पिछले 10 साल से लगातार मोदी गवर्नमेंट सत्ता में है और इस बार उनका नारा था 400 पार। क्या ये नारा जनता को इन्फ्लुएंसर करने के लिए था या सच में उनके अंदर कॉन्फिडेंस था? क्योंकि यही समय था जो गोदी मीडिया हर तरफ अपने पोल्स दिखा रही थी। हर चैनल में बस यही चलता रहा 400 पार। लेकिन 4 जून 2024 को पूरा गेम चेंज हो गया। बीजेपी सरकार को मिली 240 सीट और कांग्रेस को मिली 99 सीट्स, यानी किसी को भी फुल मेजोरिटी नहीं मिली। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार कौन बनाएगा, और यही से शुरू हुई असली राजनीति। छोटी छोटी पार्टियों को बड़े बड़े ऑफर्स मिलने लगे। पहले नीतीश कुमार आते हैं अपनी 12 सीट लेकर, फिर आते हैं चंद्रबाबू नायडू 16 सीट लेकर और एनडीए में जुड़ जाते हैं, और छोटी छोटी पार्टियां भी साथ में जुड़ जाती है और टोटल नंबर हो जाता है 293 और तीसरी बार बन जाते हैं नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ पर है। पहली 2 बार बीजेपी अकेले ही मेजोरिटी के साथ आई, मगर इस बार सरकार बनी थी कि रिस्क पर खड़ी सरकार, जो फ्यूचर में कभी भी गिर सकती थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार, क्या कोलिशन वाली सरकार सच में गिर सकती है? तो असल में गेम है बिहार। 2025 के नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यही से सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्यूचर डिसाइड होगा। बिहार में टोटल 243 सीटें हैं। करंटली अभी एनडीए की सरकार है, बीजेपी, जेडीयू, एचएम और वीआईपी पार्टी। टोटल मिलाकर एनडीए के पास 125 सीटें हैं। मेजोरिटी चाहिए 122, यानी 4 सीट इधर उधर हुई तो सरकार गिर जाएगी। तो क्या नीतीश कुमार की कुर्सी हिलने वाली है? और अगर बिहार की सरकार गिरी तो क्या दिल्ली की सरकार कैसे गिरेगी? 2020 में तेजस्वी यादव की पार्टी ने 75 सीटें जीती थी। उनके साथ राहुल गांधी की कांग्रेस दल और कुछ छोटे मोटे पार्टी मिलाकर कुल 110 सीटें होती थी, मेजोरिटी से सिर्फ 12 सीट दूर। लेकिन बीजेपी की पार्टी को बिहार में सिर्फ 53 सीटें मिली थी और 2020 में मोदी सरकार ने पूरी ही हवा बदल दी और बीजेपी सीधा 74 सीट में पहुंच गई। वही कांग्रेस 27 सीट से गिरकर सीधा 19 सीट पर आ गई। ये तो साफ है कि बिहार का इलेक्शन सेंट्रल का पासा बदल देती है। अब बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस ने 2024 में अपनी सीटें डबल कर दी और बीजेपी नीचे आ गई, तो क्या वही ट्रेंड 2025 में बिहार चुनाव में रिपीट होगा? शायद यही डर नीतीश कुमार को भी है। कोरोना का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि राज्य की हर महिला जो स्वरोजगार शुरू करना चाहती है उसे 10,000 रुपए की मदद मिलेगी। तभी तो नीतीश कुमार ने अचानक महिलाओं के खाता में 10,000 रुपए डालने का वादा कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा कि इस बार सीटें हाथ से निकल सकती है। लोगों को पैसा बांटकर वो इस बार भी चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये 10,000 का कार्ड फेल हो गया और बिहार में महागठबंधन जीत गया तो क्या होगा? सिंपल है, नीतीश कुमार तुरंत ही पलटी मार देंगे और कांग्रेस तेजस्वी के कैंपेन में चले जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की फर्स्ट प्रायोरिटी है बिहार की कुर्सी। राहुल गांधी उन्हें सीएम बना देंगे। अब आप ये पूछेंगे कि बदले में उन्हें क्या मिलेगा? तो नीतीश अपनी 12 सीट निकालकर कांग्रेस को दे देंगे। वाह क्या सीन है। मोदी सरकार सीधी 293 से गिरकर 281 पे आ जाएगी। क्या 281 सीटों पर भी गवर्नमेंट सरवाइव कर सकती है? हाँ, कर सकती है, लेकिन यहीं पर एंट्री होती है चंद्रबाबू नायडू की।
अगर राहुल गांधी उनको ये ऑफर दे दे कि आपको पीएम बना देंगे, तो क्या नायडू अपने नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे? और सीधा सा जवाब है नहीं। और शायद वो कांग्रेस में शिफ्ट भी हो सकते हैं। अगर नायडू ही एनडीए छोड़ दे तो उनके पास सिर्फ बचेगी 265 सीटें, यानी कि गवर्नमेंट गिर चुकी होगी। यही नहीं, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भी कांग्रेस में चले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी नहीं दी। कांग्रेस उनको महाराष्ट्र का सीएम भी बना सकती है। उनके पास भी 7 सीटें हैं। अब फाइनली इक्वेशन देखिए, बीजेपी बचेगी सिर्फ 258 सीट पर और इंडिया लाइंस क्रॉस कर जाएगा बीजेपी को, यानी पावर शिफ्ट हो जाएगा इंडिया अलायंस के पास। मजा आया। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक तो यहाँ पर है, पीएम फिर राहुल गांधी नहीं बनेंगे। एग्जैक्टली आपको याद होगा तो 1975 के 77 के बीच में भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। जब इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी, सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए थे, मीडिया पर सेंसर लगा दिया गया था और ऑपोजिशन लीडर जेल में डाल दिए गए थे। पूरा देश इंदिरा गांधी के खिलाफ हो चुका था। अब जनता इतनी नाराज हो चुकी थी कि 1977 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को हराने में सारे विरोधी दल एकजुट हो गए थे। भारतीय जनसंघ, जो आज की बीजेपी है, भारतीय लोकदल, चौधरी चरण सिंह की पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर बनाते हैं जनता पार्टी। फिर रिजल्ट क्या आया? जो कांग्रेस 350 प्लस सीट पर थी, वो सीधा गिरकर 154 सीट पर आ गई। वहीं पर जनता पार्टी ने जीतकर 295 सीट पर जीत हासिल की और पहली बार कांग्रेस के अलावा कोई और सरकार बनी। प्राइम मिनिस्टर चुने गए मोरारजी देसाई। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर विषय संघ के मंत्री के रूप में, जो विषय संघ के मंत्री के रूप में वो बने भारत के पहले नॉन कांग्रेस पीएम। लेकिन ये भी ज्यादातर टिक नहीं पाए। 1979 आते आते क्रैक्स दिखने लग गए। लोक संघ चरण सिंह चौधरी हर बार डिमांड कर रहे थे कि हमें और मिनिस्टर चाहिए, हमें और ज्यादा पावर चाहिए, लेकिन बीजेपी ने साफ मना कर दिया। लेकिन उसके बाद वो सीधा जाके कांग्रेस से मिल गए। इंदिरा गांधी उनसे वादा करती है कि अगर वो जनता पार्टी छोड़ दे तो उन्हें पीएम बना दिया जाएगा। 29 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई रिजाइन कर देते हैं और 29 जुलाई 1979 को चरण सिंह देसाई शपथ लेते हैं और भारत के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। चरण सिंह के पास खुद की सिर्फ 60 सीटें थी, कांग्रेस के पास सिर्फ 154 सीटें थी, लेकिन वही इंसान भारत का प्राइम मिनिस्टर बन गया। ये था कांग्रेस का असली पॉलिटिकल प्लान। क्या 2025 में भी वही रिपीट होगा? क्या राहुल गांधी भी यही गेम प्ले कर सकते हैं? कांग्रेस के पास इस बार सिर्फ 99 सीटें हैं, लेकिन बिहार का इलेक्शन पलट गया। नीतीश कुमार एनडीए से निकलकर इंडिया अलायंस में चले गए और चंद्रबाबू नायडू को राहुल गांधी ने पीएम बनने का ऑफर दे दिया। तो क्या हिस्ट्री खुद को दोहराएगी? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी बीजेपी के पास 16 सीटें हैं और नीतीश कुमार के पास 12 सीटें। दोनों पार्टी निकलकर एनडीए से जुड़ गए तो बीजेपी की सरकार सीधा कोलैप्स कर जाएगी और वही होगा जो 1979 में हुआ था। कांग्रेस खुद की पार्टी में से किसी को पीएम नहीं बनाएगी, लेकिन किसी ऐसे इंसान को पीएम बनाएगी जो आगे आएगा, लेकिन पावर इनडायरेक्टली उनके हाथ में रहेगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या 2025 में देश को मिलेगा ऐसा पीएम जो उसकी खुद की पार्टी की सीट होगी 15 से 20? क्या चंद्रबाबू नायडू 21वीं सदी के चरण सिंह बन सकते हैं? क्या मोदी सरकार नवंबर 2025 तक टिक पाएगी? तो आपको क्या लगता है, क्या सच में 2025 का ये बिहार का इलेक्शन देश की दिशा बदल देगा? क्या 2025 में हिस्ट्री खुद को दोहराने वाली है? अपनी राय कमेंट में जरूर से लिखना और मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो में। जय हिंद।